किसानों का जो मुख्य सवाल रहता है कि जब हम जैविक खेती करते हैं तो फसल कम होती है, क्योंकि यूरिया डालने से उनको फसल ज़्यादा मिलती है और जिससे उनको दाम भी ज़्यादा मिलते हैं। जैविक खेती में ऐसा क्या है, वो क्या बदलाव हैं जो जिनको करके वो अपनी फसल अच्छी ले सकते। किसानों का ये सवाल रहता है कि जब हम जैविक खेती करते हैं तो फसल कम पैदा हो, उसमें जो अभी आपने जिक्र किया था कि गोबर की खाद को जो कुरड़ी में जो खाद होती है अगर वो गर्म होती है तो इसका मतलब वो खाद नहीं, उसको किस तरह से तैयार किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका निशाना पर। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी, जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं और दिल्ली से लेकर हरियाणा रोहतक में एमडीयू में इन्होंने छात्रों को पढ़ाया है और पिछले 14-15 सालों से जैविक खेती के ऊपर कार्य कर रहे हैं, कुदरती खेती अभियान में लगे हुए हैं और इन्होंने किसानों का एक ऐसा समूह भी बनाया है जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं और आपको ऑर्गेनिक फसल मुहैया करवाते हैं, वो चाहे गेहूं हो, आटा हो या फिर तेल हो, गुड़ हो, शक्कर हो। ये सारी चीज़ें हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर आप जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं। फसल कहाँ मिलेगी ये भी जानकारी हम वहाँ पर डाल देंगे, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जी कुदरती खेती के ऊपर के जो किसानों का जो मुख्य सवाल रहता है कि जब हम जैविक खेती करते हैं तो फसल कम होती है, क्योंकि यूरिया डालने से उनको फसल ज़्यादा मिलती है और जिससे उनको दाम भी ज़्यादा मिलते हैं। तो एक मुख्य सवाल ये रहता है किसानों का, जी फसल कम होती है जैविक से, इस पर आप क्या कहेंगे। ये एक अधूरा सच है। हालांकि किसानों का अनुभव भी गलत नहीं है। जो संपन्न किसान हैं या जिनके परिवार में नौकरी है या ज़्यादा ज़मीन है, वो रासायनिक खेती के नुकसान जानते हैं, इसलिए अपने खाने के लिए वो एक आधा किला अलग से गेहूं का बो लेते हैं और उसमें आमतौर पे उनका अनुभव ये रहता है कि पैदावार कम होती है। तो दोनों चीज़ें आ गई, उन्हें पता है कि रासायनिक खेती के नुकसान हैं, ये इंसान के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए अपने लिए अलग से वो एक किला गेहूँ बोते हैं और उस किले में पैदावार कम होती है तो उससे और पक्का लगता है कि चलो नुकसान तो ठीक है, अपने लिए तो ठीक है, पर घर चलाने के लिए ये खेती नहीं चल सकती है। पैदावार कम क्यों होती है, इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, जो किसान आमतौर पे अपने लिए अलग से किला बोते हैं गेहूं का, वो आमतौर पे 306 C306 गेहूं बोई जाती है जी। C306 की प्रकृति ही कम पैदावार की है। ओके। सरकारी तौर पे C306 की पैदावार 26 मण प्रति एकड़ की है, ऑफिशियल भी ये है। तो उसकी पैदावार प्रकृति ही उसकी ऐसी है कि वो कम होती है पैदावार, तो उसके लिए जैविक खेती जिम्मेदार नहीं है। अगर आप C306 गेहूं बोएंगे तो उसकी पैदावार कम ही लगभग 10 क्विंटल होगी। हाँ, 26 मण है ऑफिशियल, उसकी जो एवरेज है वो 10 क्विंटल के करीब है। दूसरा कारण पैदावार कम होने का जो किसानों का अनुभव है, जो सच्चा अनुभव हो, दूसरा कारण ये है कि वो केमिकल डालना तो उस 1 एकड़ में बंद कर देते हैं, परंतु उनकी खेती की प्रक्रियाओं में और कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा। केमिकल वाली खेती और जैविक खेती में जो किसान का अनुभव है, आम किसान का जो अनुभव है, उसमें और कोई बदलाव नहीं होता। बस ये है कि इस एकड़ में घर खाने वाली में कोई केमिकल नहीं डाला, उसमें डाल दिया। ऐसा अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी पैदावार कम होगी। परंतु बिना यूरिया DAP के पैदावार कम होती है, ये निष्कर्ष गलत है। अच्छा जी। आपको खेती में छोटे बड़े छोटे छोटे बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। सिंचाई का तरीका तक बदलना पड़ेगा, गोबर की खाद तैयार करने का तरीका तक बदलना पड़ेगा, तो आप बराबर की पैदावार ले सकते हैं। अभी इसी साल का आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। नांदल गांव के सरपंच हैं जयप्रकाश नांदल जी, ये लाखन माजरा के पास जो नांदल गांव है, उन्होंने 711 गेहूं बोया जैविक में। उनका घर के पास गली के सामने वाला घर ही उनके भतीजे का है, उसने 711 गेहूं बोया केमिकल वाली खेती में। दोनों से मैंने पूछा उनके घर जाके कि क्या क्या पैदावार हुई है। दोनों के जो जवाब थे मैं आपको बताता हूँ। भतीजे ने कहा कि जी तोली तो हाथ नहीं है, पर 52-53 मण जरूर होगी। जी।
सरपंच साहब जो जैविक किसान है उन्होंने भी यही कहा, तोली तो हाथ नहीं है जी, पर 55-56 मन तो जरूर होएगी। ओके। तो केमिकल में कम पैदावार होती है, ये किसान का भले ही अनुभव है, पर वो अनुभव अधूरा अनुभव है, वो कमज़ोर अनुभव है, क्योंकि उन्होंने खेती में जो सुधार, जो बदलाव करने चाहिए थे, वो केमिकल डालना तो बंद कर दिया और कुछ नहीं बदलाव किया। तो जैविक खेती में ऐसा क्या है, वो क्या बदलाव हैं जो जिनको करके वो अपनी फसल अच्छी ले सकते हैं? हाँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं 1-2 उदाहरणों से आपको स्पष्ट करूँगा। आम किसान का अनुभव ये है कि जब हम कुरड़ी उठाते हैं तो गर्म होती है, हाँ। पाँव तक जलते हैं। अगर वो गर्म है तो वो खाद ही नहीं है, वो खाद तैयार ही नहीं हुई है। अच्छा जी। वो कच्ची पक्की खाद खेत में जाएगी, खरपतवार की बम्पर पैदावार होगी। जी, किसानों का ये सवाल रहता है कि जब हम जैविक खेती करते हैं तो फसल कम पैदा होती है, उसमें जो अभी आपने जिक्र किया था कि गोबर की खाद को, जो कुरड़ी में जो खाद होती है, अगर वो गर्म होती है तो इसका मतलब वो खाद नहीं है, तो उसको किस तरह से तैयार किया जाए? देखिए, आप मोटे तौर से ये समझ लीजिए कि गोबर को जो खाद बनाते हैं वो सूक्ष्म जीव हैं, और वो हमारे आपके जैसे सूक्ष्म जीव हैं। जो जो चीज़ें हमें आपको जीवन के लिए चाहिए वही सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए चाहिए। सबसे पहली बात, दिसंबर जनवरी की ठंड में भी क्या हम पूरा दिन धूप में बैठ सकते हैं? आमतौर पे नहीं बैठ सकते। अंदर आएंगे ठंड लगेगी, बाहर थोड़ी देर बैठेंगे तो धूप लगने लग जाएगी। पर हम गोबर को तप्पड़ धूप में डाल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गोबर के लिए कोई कमरा बनवाइए, परंतु उसे पेड़ के नीचे, दीवार की ओट में, धूप छांव की जगह में डालिए। अच्छा। खुले सूरज के नीचे गोबर नहीं होना चाहिए। अच्छा। मतलब धूप, सुबह शाम की धूप छांव का आ जाए, धूप भी आ जाए, छांव भी आ जाए। एक तो ये चीज़ करिए। दूसरी चीज़, हम बिना हवा के कितनी देर जी सकते हैं? शायद कुछ क्षण ही जी सकते हैं। पर जब हम गोबर का ढेर लगा देते हैं तो अंदर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। नहीं पहुंचती। अंदर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वहाँ सूक्ष्म जीव नहीं पनपेंगे, थोड़े बहुत होंगे, मर जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। जब सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होगी तो वो गोबर को खाद में भी कहाँ से बनेंगे? एक प्रयोग किया गया कि अगर आप एयर टाइट पैकेट में गोबर डाल दें या कोई भी खाद्य पदार्थ डाल दें तो 1 साल बाद भी वो वैसे का वैसा ही निकलेगा। क्योंकि अंदर एयर टाइट है, हवा है ही नहीं, तो कोई भी उसमें जीव नहीं पनपेगा। कोई जीव नहीं पनपेगा तो ना तो वो खराब होगा, ना वो गलेगा, ना सड़ेगा, कुछ डिकम्पोज होगा ही नहीं जी। तो इसलिए हम गोबर की खाद, जैसे हम आमतौर पे कुरड़ी डालते हैं, उसमें 90-95% केवल गोबर होता है और कुछ भी नहीं होता। हाँ। तो वो 2.5-3 फुट चौड़ा, 2.5-3 फुट ऊंचे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लंबा कितना ही हो जाए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गोबर को बिखेर के डाल दें, क्योंकि एक बारी तापमान का बढ़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि अलग अलग तापमान पे अलग अलग सूक्ष्म जीव काम करते हैं, वो अलग अलग विघटन की प्रक्रिया होती है। तो 2.5-3 फुट चौड़ा, 2.5-3 फुट ऊंचा ढेर होना चाहिए, लंबा वो कितना ही हो जाए। तीसरी हमारी ज़रूरत क्या है? बिना पानी के भी लंबे समय तक नहीं रह सकते और ज़्यादा पानी में भी डूब के मर जाते हैं। तो गोबर कुरड़ी हमें ऐसी जगह भी नहीं डालनी चाहिए कि बारिश के 2 महीनों में पानी में डूबी रहे हो। पानी में डूबी रहेगी तो फिर सूक्ष्म जीव काम नहीं करेंगे जी। कुरड़ी हमें ऐसी जगह भी नहीं डालनी चाहिए कि सारे गांव का पानी उसके ऊपर से बह के निकल जाए, तो अपने साथ कुछ न कुछ तत्व लेके जाएगा। जी। और तीसरी चीज़, बिल्कुल सूखी भी नहीं होनी चाहिए, उसमें पर्याप्त नमी रहनी चाहिए ताकि सूक्ष्म जीव पनपें उसमें। उसके जांचने के 2 तरीके हैं। जांचने से पहले मैं बता दूं, सर्दी के मौसम में तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, परंतु मार्च के बाद और बारिशों के बीच का जो समय है, इसमें तो बिल्कुल नमी खत्म हो जाती है। और हमने कुरड़ी पे कभी कोई नमी का छिड़काव करते हुए नहीं देखा किसी को। नहीं देखा। तो उसकी पहचान के तरीके ये हैं कि अगर हम गोबर को मुट्ठी में दबाएं, अगर पानी टपकता है उसमें से तो ज़्यादा नमी है, वो सूक्ष्म जीव डूब कर मरेंगे। और अगर हम गोबर को मुट्ठी में दबाते हैं और उंगलियों के बीच में नमी भी नहीं महसूस होती है तो पानी की कमी है, तो उस पर छिड़काव किया जाना चाहिए।
जी। ये प्रक्रिया आप करें। कई लोग आजकल गौशाला से गोबर लेके खेत में डालते हैं, बहुत सारे हाँ वो लोग। डायरेक्ट डाल देते हैं जी। वो डायरेक्ट डाल देते। अब गौशाला का गोबर सही तरीके से खाद तैयार होता ही नहीं है, वो तो डंप किया हुआ हाँ गोबर वो होता है। सीधा। तो अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं और अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो उसे पहले ला के सुधारिए। सुधारने के लिए बाकी चीज़ों के अलावा आप जीवामृत का भी प्रयोग कर सकते हो। जी। गोबर के ढेर में 1-1 फुट की दूरी पे 45 डिग्री के एंगल पे आप बांस घुसा के छेद कीजिए और उसमें 1-1 लीटर जीवामृत डाल दीजिए। जीवामृत बनाने का तरीका अलग से आपको बताया जा सकता है। जी। और ऊपर से उसे किसी सूखी पराल से या पॉलीथीन से या किसी चीज़ से ढक दीजिए। तो अभी जो कुर्डी 2-2, 3-3 साल में लोग उठाते हैं, वो हर 3 से 4-5 महीने में कुर्डी आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी। आप हर फसल में गोबर की खाद डाल सकते हैं। इस तरह से? इस तरीके से जल्दी तैयार हो जाएगी और वो छींटने जोगी होगी, छान के डालने जोगी होगी। तो आप यूरिया की तरह डाल सकते हैं। ओके। दूसरा सावधानी आपको, और गलती हम क्या करते हैं, एक तो गोबर की खाद सही तरीके से तैयार नहीं होती है। फिर क्या करते हैं, लिया उठाई कुर्डी, खेत में ढेरी बना के छोड़ दी, ब्याह शादी के काम में लग गए, रिश्तेदारी में चले गए, चिनाई शुरू कर दी। हाँ। हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद उसकी जुताई करी। हाँ। खेत में गोबर डलते ही उसकी जुताई हो जानी चाहिए। वो ऊपर ज़मीन के ऊपर सूरज के सामने ना पड़ी रहे। ओके। सुबह खेत में डाली है तो शाम को जुताई कर दें, शाम को डाली है तो सुबह जुताई कर दें। तुरंत करनी होती है? तुरंत करनी होती है, वो सूरज को एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, खाद वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ बीज डलने वाला है। तो खाद की गहरी जुताई भी नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा गहरी जुताई कर देंगे, खाद नीचे चली जाएगी, बीज ऊपर पड़ा रहेगा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। चौथी चीज़, जितनी 1 किले के नाम की आपकी खाद है, आपको पता है कि आप तो 2 ट्रॉली ही डाल सकते हो, जितनी भी डाल सकते हो, उसको आप जैसे यूरिया टुकड़ों में डालते हैं उसी तरह गोबर की खाद को भी टुकड़ों में डालिए। अच्छा जी। एक ही बारी में मत डाल दीजिए। ठीक है। और अभी तो इसलिए एक बारी डालते हैं क्योंकि वो गोबर की खाद तैयार ही नहीं होती है, मोटे मोटे डले पड़े होते हैं, तो वो तो ऐसे ही डलेगी। पर जो हमने बताया है, इस तरीके से अगर हम गोबर की खाद तैयार करेंगे तो वो छींटने जोगी होगी। तो आप खड़ी फसल में भी उसको छींट सकते हैं। पानी देने से पहले छींट दीजिए, ऊपर से पानी दे दीजिए। ठीक है। तो मैं आपको मुख्य चीज़ जो बता रहा था कि जैविक खेती में पैदावार तभी कम मिलती है जब आप केमिकल डालना तो बंद कर देते हैं, परंतु बाकी खेती के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं करते। अच्छा, ये तो हुई जी खाद की बात। हाँ। अब सिंचाई को किस तरह से बदला जाए? जैविक खेती का जो बुनियादी विज्ञान है वो ये है कि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं वही मिट्टी की ताकत है। सूक्ष्म जीवों का काम वो है जो घर में आम तौर पे गृहिणी का काम है। गृहिणी का काम है उपलब्ध संसाधनों से भोजन बना के तैयार कर देना जी। सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में यही काम करते हैं। मिट्टी में जो खनिज तत्व हैं वो 2 स्वरूपों में होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। पौधे के काम तो जो पानी में घुलेगा वही आएगा, जो अघुलनशील है, जो पानी में घुलता नहीं है, वो पौधे के काम नहीं आएगा। पौधे की जड़ यहाँ पड़ी है, खनिज तत्व यहाँ पड़ा है, तो कैसे पहुँचेगा वो? तो और जो मिट्टी की जांच में जो हमें पता लगता है कि नाइट्रोजन की कमी है, फलानी चीज़ की कमी है, वो असल में घुलनशील नाइट्रोजन की कमी है, घुलनशील पोटाश की कमी है। तो सूक्ष्म जीव की काम ये है कि वो जो अघुलनशील है उसको भी वो घुलनशील बना देते हैं। तो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या ही मिट्टी की उपजाऊ ताकत का मुख्य आधार है, वो संख्या हमें बढ़ानी है। जीवामृत का प्रयोग एक चीज़ है, वो करना चाहिए, आग नहीं लगानी चाहिए, और हम सूक्ष्म जीवों को डुबो कर भी ना मारें। जब हम बड़े बड़े क्यारे बना देते हैं, 1-1 एकड़ के 2-2 एकड़ के क्यारे बना देते हैं, तो एक नाके वाली ज़मीन तो कितनी देर पानी में डूबी रहेगी। तो जितनी केमिकल वाली खेती में ज़्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि सूक्ष्म जीव तो वहाँ पहले ही नहीं है। पर जैविक खेती की ताकत ही सूक्ष्म जीव हैं। आपने केमिकल डालना बंद करके सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाई,
आग लगाना बंद करके सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाई, फिर आपने उन्हें डुबो के मार दिया, क्या फ़ायदा हुआ? उसका ही फायदा है। तो जितनी छोटी क्यारी आप बना सकते हैं उतनी छोटी क्यारी आपको बनानी चाहिए। मैं गांव में ये सारी चीज़ें समझा रहा था तो एक बुज़ुर्ग ने कहा कि इसका मतलब न्यू है कि खड़े होकर पानी देना पड़ेगा। हाँ, तो जैविक किसान ने खड़े होकर पानी देना पड़ेगा, जैविक किसान ने खेत में टाइम तो लाना पड़ेगा। हाँ, असल बात तो ये है कि किसान, आजकल किसान खेतों में कम वक्त गुजारते हैं, उनके लिए जैविक खेती नहीं है। हाँ, तो थोड़ी मेहनत तो समय लगता है, समय लगता है, देखभाल लगती है, क्योंकि ये नहीं है कि आपने जेब में पैसे हैं, बाज़ार में गए कोई भी चीज़ उठा के ले आए, आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं लेना है। जब मैं जैविक खेती कह रहा हूँ तो मेरा मतलब आत्मनिर्भर जैविक खेती से है। बाज़ार से हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। बाजार से तो बस वो जो जीवामृत के लिए गुड़ और बेसन, वो भी किसान से लेना है आपको, दूसरे पड़ोसी किसान से ही लेना है। वो कोई कंपनी गुड़ नहीं बनाती है, हाँ ये भी कोई सही कंपनी बेसन नहीं बनाती है। बेसन तो किसी किसान का ही होगा, गुड़ भी किसी किसान का ही होगा। जी जी। तो हमारा कुदरती खेती अभियान, कुदरती खेती कहो या आत्मनिर्भर जैविक खेती कहो, इससे तो जो किसानों की जो फसलों की लागत है वो काफ़ी कम हो जाएगी जी। बहुत कम हो जाएगी। एक तत्व है जिसके चलते लागत बढ़ भी सकती है, वो क्या है? वो ये है कि खरपतवार नियंत्रण। ओके। केमिकल वाली खेती में तो 250, 300, 500 रुपए के छिड़काव से आपका खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। जैविक खेती में तो आपके पास ऐसा कोई तरीका है नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ और उपाय। पहली बात कि गोबर की खाद सही तरीके से तैयार होके जाएगी तो खरपतवार होगा ही कम। जी। यूरिया जैसा रेडीमेड भोजन नहीं मिलेगा तो खरपतवार होगा ही कम। फिर भी खरपतवार होगा, तो उसका समय रहते प्रबंधन करना चाहिए। वो क्या होगा? वो उसका सबसे पहला कदम तो ये है कि छींटा विधि से बिजाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छींटा विधि से अगर आप बिजाई करोगे, छिड़काव करके बिजाई करोगे, तो आपको खरपतवार फिर हाथ से ही निकालना पड़ेगा और कोई औजार का प्रयोग नहीं कर सकते जी। पर अगर आप खूड में बिजाई कर रहे हैं तो औजार का प्रयोग भी हो सकता है, और ऐसे सस्ते औजार उपलब्ध हैं जिससे एक आदमी 1 किले का नड़ा एक दिन में कर सकता है। वो छींटा विधि जो गांव में कहते हैं खिंडावा। हाँ, खिंडावा नहीं करना है, खिंडावा नहीं करना, क्योंकि खिंडावा किया और खरपतवार जाम गया तो फिर वो हाथ से ही निकलवाना पड़ेगा, और हाथ से निकलवाना आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। वो आपकी लागत को बढ़ा सकता है। एकमात्र कारण जो आपकी लागत बढ़ सकती है वो आपने खिंडावे से बिजाई की और फिर हाथ से खरपतवार निकालना पड़ गया, तो आपकी लागत बढ़ भी सकती है, वरना निश्चित तौर पे आपकी लागत कम होती है। इसको खरपतवार को कम करने के लिए खूड में खेती करें। खूड में खेती करें, गोबर की खाद को सही तरीके से तैयार करके करें ताकि उसमें खरपतवार कम से कम हो। और तीसरी चीज़ ये है कि एक अनुभवी जैविक किसान बाल निंदाई कहते हैं, मतलब जब वो बिल्कुल छोटी हो खरपतवार तभी निकाल देनी चाहिए, उसके बड़े होने का इंतज़ार ना करें। उसको निकालने की क्या विधि है? वो तो जैसे खूड में है तो औजार हैं, मतलब अब बाज़ार में मिलने वाले औजार भी हैं, सस्ते से हैं, या आप मतलब साइकिल के पहिए के पीछे खुरपी लगा के ऐसी चीज़ें भी बनी हुई हैं, आप बना सकते हैं, उपलब्ध तो हैं। उसको बांधेंगे तो वो ऐसे ही निकलेगी। जितनी छोटी करोगे उतना आसान होगा। मतलब उनका सुझाव ये है कि गेहूं में पहले पानी से पहले भी एक बारी नड़ा हो जाना चाहिए। गेहूं में भी नड़ा होता है? हाँ, उससे हो सकता है, उस औजार से हो सकता है। ठीक ठीक। तो खरपतवार के बड़े होने का इंतज़ार ना करें, छोटी खरपतवार पे ही 2 बारी 3 बारी अगर नड़ा हो जाएगा तो फिर आपकी दिक्कत नहीं रहेगी। फिर भी आपकी दिक्कत है तो फिर फसल चक्र में बदलाव कर दीजिए। जी, फसल अलग अलग करके। हाँ, एक बारी फसल चक्र में बदलाव। तो जैविक खेती को बढ़ाने के लिए आपने ये 3 तरीके बताए, एक तरह से उसको थोड़ा बदलाव करने के लिए। एक तो जो हम खाद डालते हैं उसमें सही तरीके से एक सिंचाई अच्छे तरीके से हो, सिंचाई छोटी छोटी क्यारियां बनाकर हो, और तीसरा खरपतवार को जल्दी निकाल दे, खिंडा बना करके खूड में बोए। ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी ही। हाँ। एक फसली खेती नहीं होनी चाहिए। धान की फसल को छोड़ के
हालांकि बहुत किसान ऐसे भी हैं, बहुत तो नहीं, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो धान की भी एक फसली खेती नहीं करते हैं, धान के साथ भी और फसलें लेते हैं। अच्छा जी। परंतु हम प्रारंभ में मान लें, खाद धान को छोड़ के कोई भी एक फसली खेती नहीं होनी चाहिए। मिश्रित खेती करें जैसे हमारे बुजुर्ग किया करते थे। अच्छा। गेहूं के साथ है सरसों की आड़ दें, चना है साथ में मिला के बोएं, मिश्रित खेती करें, कोई भी एक फसली खेती नहीं होनी चाहिए। अच्छा। कोई किसान ये कहता है कि मैं तो जी गेहूँ जैविक करता हूँ, तो वो तो फिर पैदावार कम ही होगी। वो मिश्रित खेती में तो जी फिर जो मशीनों से कटाई होती है वो नहीं हो पाएगी। गेहूं में आप सरसों की कटाई अलग से करके बाकी मशीन से भी हो सकता है। अच्छा जी। हाँ, सरसों की कटाई अलग करनी पड़ेगी, बाकी आप मशीन से भी कर सकते हैं। हाँ, सरसों की कटाई जो खूड में होगी, अलग से जो खूड पे होगी, हाँ, हाँ। उसको आप निकाल के बाद में अपन मशीन से काट मशीन से सकते कर हैं। सकते हैं। इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकता है जी उसमें? 2-3 और छोटी छोटी चीज़ें हैं। आधी बीमारियां बीज में ही होती हैं। अच्छा जी। तो बीज अच्छा हो, खाने वाले गेहूं और बीज के गेहूं में हम फर्क समझें, और बीज का उपचार करके बोएं। एक तो आजकल जो कंपनियों से बीज आता है जी, वो कह रहे हैं कि वो बांझ बीज होता है, दोबारा उगता नहीं है वो। हाँ, और आप कह रहे हैं कि वो अलग हो, वो कहाँ से ले और नहीं किस नहीं, तरह कहाँ से लेने की बात नहीं है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ गेहूं है, तो गेहूं का बीज मतलब छांटा हुआ बीज हो, आपका अपना ही हो, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी। और बाहर से भी आप लेते हैं तो उसे 5-6 बारी पानी से अच्छी तरह धो दीजिए, क्योंकि वो केमिकल लेपित होता है। अच्छा। नियमों के हिसाब से बाज़ार में जो बीज मिलता है, नियमों के हिसाब से उस पर केमिकल लेपित होता है, वो रसायन लेपित होता है, उस पर जहर की परत चढ़ाई हुई होती है। इस पर लिखा होता है कि खाइए मत। आप बीज की गेहूं के बीज के पैकेट पर लिखा देखेंगे कि खाने के लिए नहीं है। अच्छा जी। जैविक किसान अगर बाज़ार से बीज लेके प्रयोग कर रहा है तो उसे 5-6 बारी अच्छी तरह साफ़ पानी से धोए और फिर उसका प्रयोग करें। पर मैं कह रहा हूँ कि हमें अपना देसी बीज उपचार करना चाहिए। वो कैसे? हाँ, उसके कई तरीके हैं। एक आसान सा छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 50 ग्राम चूना लीजिए, कली करने वाला चूना, पान में लगने वाला चूना लीजिए। ये यानी कि जो सफ़ेदी करते हैं हाँ, वो वाला? वही वाला चूना लीजिए, 50 ग्राम। 50 ग्राम। उसे 20 लीटर पानी में भिगो दीजिए। अगर बुझा हुआ है तो तुरंत अगला कदम उठाया जा सकता है। अगर बुझा हुआ नहीं है तो 24 घंटे के लिए उसे भिगो के रख दीजिए। उसमें 5 किलो गोबर और 5 किलो मूत, वही गोबर ताज़ा, मूत जितना पुराना उतना अच्छा, गाय का हो, भैंस का हो, किसी का हो, वो आप मिक्स करके फिर उसे 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसमें जो छोटे बीज हैं, जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, सरसों है, जो भी छोटे बीज हैं, वो आप पोटली बना के 20-25 मिनट 30 मिनट के लिए उसमें डुबो दीजिए। सूती कपड़े की पोटली बना के उसमें डुबो दीजिए और फिर सुखा के उसे प्रयोग कर लीजिए। अच्छा, एक ही बार करना है? हाँ, एक ही बार ही करना है। और जैसे गेहूं है, धान है, जो मोटे अनाज हैं, उनके लिए आप ये कर सकते हो कि उसको बीज पर छिड़क सकते हो और मसल सकते हो, ताकि सारे बीज पे वो मिल जाए सारे। जिस तरह से भैंस का चारा भिगोते हैं। हाँ, उसको अच्छी तरह भिगो दें ताकि सारे उस पे वो परत सी चढ़ जाए। उसे छाया में सुखा के, धूप में नहीं सुखाना है, तुरंत बो दें। उसे फिर 4 दिन बाद बोएंगे तो वो मशीन से निकलेगा ही नहीं। वो फूल जाएगा। हाँ जी। बीज उपचार के और भी तरीके, एक सिंपल तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो बीज उपचार के बिना कोई चीज़ नहीं बोई जानी चाहिए। तो आधी बीमारियाँ तो यहाँ कवर हो जाए। डायरेक्ट कंपनी से ला के तो बिल्कुल नहीं बोना चाहिए? नहीं, अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो आप कंपनी से ला के भी करोगे, आपके पास है ही नहीं जैविक बीज, तो आप क्या करोगे? नहीं, इसको भी तो धो के साफ करके 5-6 बारी, ताकि उसका केमिकल ऊपर का उतर जाए, तब प्रयोग किया जाए। केमिकल उतारना क्यों ज़रूरी है जी? हम जैविक खेती कर रहे हैं, हमें बुनियादी शुरुआत ही वहाँ से हुए कि जहर तुम सूक्ष्म जीवों को मारेगा। कोई किसान जैविक खेती नहीं करता है, हाँ, तो उसको भी इस तरह से बोए तो फायदा होगा? नहीं, वो जैविक खेती नहीं कर रहा, खेत में केमिकल डालना ही है, तो फिर उसको बीज धोने से भी क्या फ़ायदा होगा? जी। अगर वो खेत में बाद में केमिकल डालने वाला ही है
अड़ंगा फूकने की दवाई डालने वाला ही है, कीड़े मारने की दवाई डालने वाला ही है, तो बीज को धो के उसे क्या फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, एक सवाल ये है जी, जैसे आजकल गांव में पशुओं का पालन कम होता है और जैविक खेती के लिए खाद के लिए गोबर की आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ से पूरी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि किसान ही पशुपालन भी करे। और कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना पशुओं को भी बांधना बंद कर दिया है, खुला छोड़ते हैं पशु को। अच्छा। वो कनाल, 2 कनाल का खुला बाड़ा बना के उसमें पशुओं का बांधना भी बंद कर दिया है, खुला छोड़ते हैं। अपनी मर्ज़ी से धूप में बैठे पशु, अपनी मर्ज़ी से छाया में बैठे, जब प्यास लगे पानी पी ले, जब भूख लगे चारा खा ले, सब वहाँ रखा रहता है। तो आदर्श स्थिति तो है ये। अच्छा, ये बेहतर है? ये बेहतर है, क्योंकि जैविक के जो सिद्धांत हैं, जो मापदंड हैं, वो पशु का दूध तभी जैविक माना जाएगा जब वो बंधा हुआ नहीं होगा। अच्छा। जब वो खुला चर कर आएगा, ओके। तभी वो जैविक माना जाएगा। क्योंकि बंधे पशु के दूध में वो गुण नहीं आएंगे जो चर के आने वाले पशु के दूध में वो गुण आएंगे। अच्छा, जो चारा रखा होता है वो कटा हुआ होता है या फिर ऐसे? नहीं, कटा हुआ तो होता है, कटा हुआ होता है। और वहाँ उस प्लॉट में वैसे भी घास वास बोई होती है, तो वो खुद भी हरा चारा भी खा सकते हैं और वो कटा हुआ चारा भी होता है। पर अगर हम देश के स्तर पे देखें तो मैंने आंकड़े देखे, देश में जितने एकड़ में खेती होती है लगभग उतने ही देश में पशु भी हैं। अच्छा। पूरे देश के अगर आंकड़े देखोगे तो जितने एकड़ में खेती होती है, सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, लगभग उतनी गाय भैंस हैं। गाय भैंस का अनुपात देखो तो 1 एकड़ के पीछे 0.9 या कुछ ऐसे गाय भैंस हैं। अच्छा। पर अगर आप घोड़े भेड़ बकरी मिला लो तो 1 एकड़ के पीछे 1.5 पशु है। अच्छा। तो अगर सरकार की सहायता मिले और सपोर्ट हो तो पूरा देश भी अगर जैविक खेती करना चाहे तो गोबर की आज भी कमी नहीं है। अच्छा। वो बात ये है कि वो खेत में जाने की बजाय वो रोहतक के सीवरों में जा रहा है और रोजाना अखबारों में सीवर जाम की खबर मिलती है। गोबर तो वही है। ये तो हमने देखा जी, शहर के अंदर जितनी भी डेयरियां बनी हुई हैं वो अपना ऐसे ही बहा रहे हैं गोबर तो शिविरों में। गोबर की कमी देश में नहीं है। अगर कुल मिला के हम उसका भंडारण अच्छे तरीके से उसकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ गोबर पहुँचता नहीं है, और जहाँ है उसका वहाँ सदुपयोग नहीं हो रहा। और बाकी तो किसान खुद पशुपालन करे उस जैसी तो कोई बात नहीं है। नहीं पशुपालन करने की स्थिति में है तो फिर बाज़ार में खाद वगैरह भी मिलती है, फिर उसे वो खरीदनी पड़ेंगी, जैविक उसका खर्चा होगा, वो सब बातें होंगी। जैविक। हाँ। किसानों का अगला सवाल ये रहता है जी कि हम जैविक खेती अगर कर भी लेते हैं जैसे तैसे करके, तो उनकी जो फसल होती है उनके दाम ज़्यादा होते हैं, तो उनके खरीदार ना के बराबर होते हैं। हाँ, ये भी एक किसानों द्वारा उठाई गई समस्या है। पर अगर आपकी पैदावार बराबर है, आपके खर्चे कम हो गए हैं, आपको खरीदार नहीं भी मिलता, केमिकल के भाव में भी अगर आप बेचते हैं तो आपको नुकसान नहीं होने वाला। तो उससे तो फायदा ही होगा। आपके खर्चे तो कम हुए हैं और धीरे धीरे किसान का मार्केट भी बनती है। सारा माल नहीं सीधे ग्राहक को बेच पाएगा, कुछ तो बेच पाएगा। अभी स्थिति क्या है कि किसान की पैदावार कम हो रही है। पैदावार कम हो रही है तो वो केमिकल के बराबर आने के लिए 3 गुना 4 गुना उसे दाम रखने की ज़रूरत महसूस होती है। मैं आपको एक ठोस उदाहरण देता हूँ, एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। अभी एक किसान ने आधा एकड़ में पहली बारी जैविक खेती, वो 1.5 एकड़ में पहले से कर रहा है, आधा एकड़ या 1 एकड़ उसने बढ़ाया, उसमें उसकी पैदावार हुई 28 मन। आधा एकड़ में 1 एकड़ या जो भी था 28 मन हुई, 1 एकड़ लगाइए। वही बीज उसके साथी ने केमिकल में बोया, वो 68 मन हुई। तो अब अगर 28 मन से आप 68 मन वाली आमदनी लेना चाहते हैं तो आपको खर्चे तो, दाम तो बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। उस दाम पे तो कोई खरीदेगा नहीं। पर मूल सवाल ये है कि उसकी 68 हुई तो आपकी 28 हुई क्यों? अच्छा। आप उस 28,
अगर केमिकल में जो बीज जितनी पैदावार दे रहा है, जैविक में भी आप उतनी पैदावार उस बीज से ले सकते हैं। C306 तो 68 मन नहीं होगा, हाँ जी, क्योंकि उसकी तो सरकारी तौर पे भी 26 मन की औसत वो पैदावार चाहे है। आप केमिकल डालें या जैविक कुछ भी करें, परंतु केमिकल में जितनी पैदावार मिल रही है उतनी ही पैदावार आप जैविक में ले सकते हैं, बशर्ते कि आप सारे तरीके अपनाएं। और ये हम ठोस आंकड़ों के आधार पे कह रहे हैं। 2019 में 2020 में हमने लगभग 250-300 किसानों से आंकड़े जुटाए और हमने ये पाया सबसे ज़्यादा समस्या हरियाणा में गेहूं की है। गेहूं ही मुख्य फसल है। तो क्योंकि 2020 में तो कोरोना काल था, तो टेलीफोन पे ही बातें हुई थी, तो टेलीफोन पे ज़्यादा बात हो नहीं सकती, तो हमने केवल गेहूं के आंकड़े ही इकट्ठे किए। गेहूं के आंकड़े हमारे जो इकट्ठे किए वो बताते हैं कि 47% जैविक किसानों की गेहूं की पैदावार हरियाणा की ऑफिशियल औसत पैदावार से ज़्यादा थी। अच्छा, हरियाणा की 2020-19 में जब हमने आंकड़े देखे, तब जो नवीनतम फिगर हरियाणा सरकार की थी 26 क्विंटल 25 किलो या 27 किलो प्रति एकड़, नहीं सॉरी 46 मण 27 किलो औसत थे औसत पैदावार प्रति एकड़ थी। जी। तो 47% हरियाणा के जैविक किसानों की पैदावार इससे ज़्यादा थी। अच्छा जी, उनकी कितनी थी? इससे ज़्यादा थी। अच्छा। हमने हर एक किसान से चाहे आंकड़े लिए, चाहे वो आधा क्विंटल हो। हाँ, चाहे वो मतलब आधा कुंटल हो, इससे ज़्यादा थी। 47% किसानों की पैदावार इससे ज़्यादा थी। इसमें मैं थोड़ा और स्पष्टीकरण दे दूं, हमने ये ज़्यादा के क्राइटेरिया 2 लगाए। जिन्होंने तो 711, 283 या जो यूनिवर्सिटी वाली जो बीज आजकल चल रहे हैं उनकी पैदावार ली, तो वो 46.27 से ज़्यादा थी, तो हमने उसे औसत से ज़्यादा काउंट किया। ठीक है। जिन्होंने C306 या पुरानी जो लंबी वैरायटीज़ थी, बंसी है या कोई और ऐसी वैरायटी है, उनका 26 मण से ज़्यादा था, तो हमने उसे औसत से ज़्यादा माना। इस प्रकार से दोनों कैटेगरी के मिला के, जो C306 में 26 मण से ज़्यादा या देसी किस्मों में 26 मण से ज़्यादा, और 711, 283 वगैरह जो HYV वैरायटी कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ कहते हैं, उसमें 46.27 मण से ज़्यादा पैदावार थी, उसको हमने औसत से ज़्यादा माना। तो 47% हरियाणा के किसानों की पैदावार, गेहूं की पैदावार औसत से ज़्यादा थी। और तकनीकी तौर पे आपको और वैसे पता ही होगा, पर स्पष्ट करने की बात है, औसत से ज़्यादा तो 50% के लगभग ही रहेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हो तो आधे से ऊपर तो 50 ही रहेंगे, आधे से नीचे भी 50 रहेंगे। तो 47% कोई बहुत कम नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ी थोड़ी सावधानी बरत के पूरे तरीके सीख के और पूरे तरीके अपनाए जाएंगे तो पैदावार में कोई कमी नहीं होगी, और जिससे उसको दाम में भी उसी दाम में वो बेच सकता है जिसमें वो केमिकल के जो खेती धान तो जैविक किसान मंडी में ही आमतौर पे बेच रहे हैं। हाँ, धान तो बहुत थोड़ा बिकता है सीधे ग्राहक को जी, वो तो मंडी में ही बेच रहे हैं। वो तो मंडी में पर सौभाग्य से मंडी में भी उन्हें 100, 200, 300 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उनकी क्वालिटी के चलते जी, उनकी क्वालिटी के चलते। मंडी ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ नहीं देती है फालतू, परंतु उनकी क्वालिटी देख के बेहतर हो के वो। आप एक जग केमिकल वाले धान का लें, वही जग आप जैविक वाले धान का लें, वही वैरायटी लें, दोनों का वजन करें, 5% जैविक वाला भारी मिलेगा आपको। अच्छा जी, ये आप किसी भी फसल में ये प्रयोग करके देख सकते हैं जी। एक सवाल ये भी है जी, ऑर्गेनिक जो फसल होती है उसके भंडारण के लिए कुछ खास चीज़ें करनी पड़ती हैं? देखिए, खास तो भंडारण के लिए एक ही चीज़ करनी है कि केमिकल का तो प्रयोग नहीं करना है, सल्फास की गोली तो उसमें नहीं डालनी है जी। तो भंडारण के दिक्कत रहती है। एक तो केमिकल से आपको दूर रखना है, मतलब बिक्री के लिए कर रहे हैं किसान अगर कर रहे हैं तो ये अपेक्षा है कि वो केमिकल वाले से दूर रहे, उसके साथ ना रहे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम अनाज को बिल्कुल सुखा के रखेंगे और डब्बा बंद उसमें रखेंगे तो कम
कीड़ा लगने की गुंजाइश है। कीड़ा वहीं लगेगा जहाँ नमी होगी और जहाँ हवा होगी। अगर आप कंबाइन से कट के, असल में जब कंबाइन से गेहूं कटता है तो पूरी तरह सूखा हुआ भी नहीं होता, आधा खेत गेहूं लावने लायक होगी, आधी नहीं हुई, अब कंबाइन आ गई तो उस दिन कट ही जाना है सारे ने सारा, वो सीधा मंडी में आ जाना है। मंडी से पता लगा सीधा आपके घर आ गया और आपने सीधा ठेके में डाल दिया, तो उसमें तो कीड़ा लगेगा। पर अगर आप सुखा के एयर टाइट बर्तन में रखते हैं तो उसमें कीड़ा लगने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है। फिर उसमें कुछ और चीज़ें जैसे नीम के पत्ते हैं, लहसुन है, या पारद की गोलियां आती हैं आयुर्वेदिक। पारद ये क्या होता है? एक आयुर्वेदिक गोली है पारद की। अच्छा। तो उसको आप कपड़े की पोटली बना के नीम के पत्ते, लहसुन और पारद की गोली एयर टाइट बर्तन में डाल के रख देते हैं तो आम तौर पे आपको कीड़ा नहीं लगता है। सुखा के, पूरी तरह से सूखा हुआ हो और एयर टाइट बर्तन हो। तो हो गया जी लगभग। तो अब चुनौती ये है कि ये बात किसानों तक पहुँचे कैसे। प्रॉब्लम यही है कि हम ज़्यादा किसानों तक पहुँच नहीं पाते। हाँ, उसमें किसान संगठन ये काम कर सकते हैं। किसान संगठन ये रुचि लें। एमएसपी की मांग बिल्कुल जायज़ है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और हम समर्थन भी करते हैं कि कुदरती खेती अभियान उस चीज़ का। कृषि कानूनों का जो मुखालफत थी, जो किसानों के हित में नहीं थे, हम उससे भी सहमत हैं। परंतु किसान संगठनों को खेती के तौर तरीके बदलने पर भी बात करनी चाहिए। केवल भाव की बात नहीं, भाव की बात बिल्कुल होनी चाहिए, पर केवल भाव की बात नहीं, खेती के तरीके भी बदलने चाहिए। आज सरकारी रिपोर्ट, हैदराबाद में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी संस्था है, आज़ादी के पहले से बना हुआ है। तो उनके पास 1930 वगैरह के आंकड़े भी हैं और हर 15-20 साल में वो आंकड़े जारी करते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, कोई भी देख सकता है। तो संतरे में वो विटामिन सी नहीं है जो पहले होता था, गाजर में वो विटामिन ए नहीं है जो पहले होता था। सभी खाद्य पदार्थों में पौष्टिक तत्व कम से कम होते चले जा रहे हैं। 15, 20, 25% की कमी सरकारी रिपोर्ट ये कह रही है। तो इसका मतलब जो पौष्टिक तत्व शरीर को चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहे। वो मिलेंगे कहाँ से जब पौधे को नहीं मिल रहे। पौधे को 34 तत्व चाहिए होते हैं। हम दे क्या रहे हैं रासायनिक खेती में? यूरिया और डीएपी। कभी किसी ने जिप्सम डाल दिया, कभी किसी ने कुछ और चीज़ डाल दी। 3-4 34 तत्व चाहिए, 3-4 मिलेंगे तो पौधे में कहाँ से आएंगे वो सारे तत्व? आप वीटा के दूध के पैकेट को देखिए, उस पर लिखा होता है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, नमक भी फोर्टिफाइड आ रहा है। दूध तो सर्वगुण संपन्न भोजन माना जाता था, उसमें बाहर से पौष्टिकता डालने की ज़रूरत क्यों आ गई? क्योंकि गाय भैंस ने जो चारा खाया उसमें पौष्टिकता नहीं थी, इसीलिए दूध में कहाँ से आएगी? गाय भैंस ने जो चारा खाया उसमें पौष्टिकता क्यों नहीं थी? क्योंकि खेत में नहीं थी। तो आज भले ही हम अनाज पैदा कर रहे हैं परंतु उसमें वो पौष्टिकता बची नहीं है, ये सरकारी आंकड़े भी साबित कर रहे हैं। तो इसमें चलो जी, ये तो किसानों के मतलब जानकारी के अभाव के कारण ही हो रहा है। इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार की ओर से क्या पहल हो सकती है? सरकार की ओर से पहल करने की नीयत हो तो बहुत सारी पहल हो सकती हैं। अच्छा। 2002 के आसपास या उससे आगे पीछे थोड़ा होगा, एक सरकारी कमेटी की ही रिपोर्ट ये कहती है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के फार्म्स हैं, जो सरकारी संस्थानों के फार्म्स हैं, उन पे कम से कम आधी ज़मीन पे गैर रासायनिक खेती के प्रयोग होने चाहिए और उसे बढ़ावा मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने ही जैविक खेती पे एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, पर वो रिपोर्ट आज तक जारी ही नहीं हुई है। अच्छा। इसी सरकार, उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं जारी नहीं हुई है, वो ताला बंद पड़ी है, किसी को नहीं पता कि उस और इसी सरकार की बनाई हुई कमेटी थी, उसने रिपोर्ट दी, वो आज तक जारी नहीं हुई है। ये कमेटी कब बनी थी? मुझे अब एग्जैक्ट साल तो याद नहीं है, पर मोदी के पहले कार्यकाल में बनी थी, 14 से मतलब 19 वाले बीच में बनी थी। रिपोर्ट सबमिट हुई है, आज तक जारी नहीं हुई है। उसमें क्या है क्या नहीं? तो
सरकारें चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, नियत हो करने की है। आप किसानों को सहायता दे सकते हैं, इसको वास्तव में बढ़ावा दें, प्रयोग करें। अभी ये जो सब विज्ञान विकसित हुआ, जो चीज़ें बताई हैं, वो किसानों के अपने रिस्क पे, अपने प्रयोगों से आई हैं। उसी से सरकारी सिस्टम में भी रिपोर्टें हों, उस पर काम हो, विकसित हों। आंगनवाड़ी है, मिड डे स्कूल है, उसमें जैविक की खरीदी हो सकती है। और छोड़िए, एक छोटी सी चीज़ है, जैविक चीज़ जैविक है, किसान ने बोई, अच्छी बात है, उपभोक्ता खरीदना भी चाहता है। अब उपभोक्ता को भरोसा कैसे हो कि ये वास्तव में जैविक है? तो खाद्य पदार्थ की जांच की कोई सस्ती सी व्यवस्था विकसित हो जाए, होनी चाहिए। अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्राइवेट व्यवस्थाएं, और वो बहुत महंगी जांच पड़ती है, आम आदमी करवा नहीं सकता। आम आदमी करवा नहीं सकता। जैसे मिट्टी पानी की जांच की निःशुल्क या कम शुल्क पे व्यवस्था है, वैसे ही फसलों की रासायनिक रेजिड्यू वगैरह की, उसमें कितने कीटनाशक हैं नहीं हैं, उसकी जांच की व्यवस्था हो जाए तो किसान उपभोक्ता दोनों का विश्वास बढ़ेगा। तो क्या जी ये जिलों में जो जिला विज्ञान के कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए, इनमें ये जांच नहीं होती? नहीं होती। मतलब उनमें मिट्टी की तो होती है, हाँ, लेकिन ये फसलों ये नहीं होती, फसलों की नहीं होती। ये नहीं होती। एक और सवाल मेरे दिमाग में, मैंने आज एक खबर में पढ़ा था कि पढ़ा क्या, मैंने देख रहा था एनडीटीवी को, उसमें किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या जैविक खेती करने से उनकी लागत कम होगी और आत्महत्याओं को रोकने में कुछ मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, कुछ हद तक मिल सकती है, पर इसकी सीमाएं भी हमें समझनी चाहिए। खेती चाहे केमिकल हो चाहे जैविक हो, प्रॉपर्टी डीलिंग से कमाई का, ठेकेदारी से कमाई का, हॉस्पिटल खोलने से कमाई का कभी मुकाबला नहीं कर पाएगा। छोटा किसान, आज हमारा हरियाणा का जो बहुत अच्छा जैविक किसान है, जाना माना जैविक किसान है, वो भी आज छोटी सी सरकारी नौकरी उसे मिल जाए तो वो लेने को तैयार बैठा है। उसने कोशिश भी की, दुर्भाग्य से मिली नहीं उसे। हाँ। तो वो तो एक चीज़ है, मतलब खेती के प्रति जो रुझान है वो तो दिखा जाएगा कि तुलनात्मक रूप से किसकी आय क्या है। और जैविक खेती की आय चाहे केमिकल खेती की आय छोटे किसान के लिए आज बहुत कम होती चली जा रही। परंतु जहाँ तक आत्महत्या की बात है, जैविक खेती में किसान पे कोई कर्जा नहीं होगा, क्योंकि उसे बाजार से कुछ लेना ही नहीं है। ठीक है। बाकी जो खर्चे हैं बच्चों की पढ़ाई का, शादी का, वो तो संकट वैसे का वैसा ही रहेगा, परंतु उसे खेती के लिए खर्चे की, कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्ज की ज़रूरत नहीं है तो उसे एकदम से फसल को बेचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा बहुत इंतज़ार भी कर सकता है, भाव का इंतज़ार भी कर सकता है। खेती की सारी समस्याओं का हल नहीं है जैविक खेती, क्योंकि तुलनात्मक रूप से एक आईएएस के बराबर, एक डॉक्टर के बराबर, एक इंजीनियर के बराबर 2 एकड़ के किसान की कभी भी आमदनी नहीं होने वाली। और किसान का बच्चा या बच्ची भी जरूर चाहेगी कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने, परंतु अधिकतर किसानों के पास तो ये विकल्प ही नहीं है। या तो उन्हें अपने खेत पे काम करना है, या किसी फैक्ट्री में जाके काम करना है, या किसी छोटी मोटी दुकानदारी करनी है। उसके मुकाबले में जैविक खेती निश्चित तौर पे एक बेहतर विकल्प हो सकती है, परंतु ये उसी के लिए है जो खेत में समय लगाए, खेत में काम करे। तो अभी जैसे कुछ किसान जैविक खेती कर रहे हैं, तो वो अपनी फसल को कैसे बेच रहे हैं? इसका कुछ कोई संगठन बनाया है या कहीं पर कुछ इस तरह का केंद्र बनाया है, जैसे अलग अलग जिलों में जो किसान कर रहे हैं? अभी तक कुदरती खेती अभियान ने किसानों की बिक्री में कोई सहायता नहीं की है। हम ये मानकर चलते रहे हैं कि बराबर की पैदावार मिलेगी, और बराबर की पैदावार मिलेगी तो मंडी में बेचने से भी किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। और किसान अभी तक अपने स्वतंत्र रूप से बिक्री की करते रहे, अपने अपने स्तर पे करते रहे। कुछ किसानों को गुड़गांवा, दिल्ली की मार्केट मिल गई है, कोई स्थानीय तौर पे कर रहा है, कोई पड़ोसी कस्बे में कर रहा है, परंतु अब किसानों को महसूस होने लगा कि वो बिक्री खुद करते हैं तो फिर खेत में समय नहीं दे पाते। हाँ। 2 दिन 3 दिन अगर वो गुड़गांवा, दिल्ली में मार्केटिंग के लिए चले जाते हैं, ऑर्डर पहुंचाने के लिए चले जाते हैं, तो उतना खेत का। तो हाल ही में हरियाणा के जैविक किसानों ने
एक जैविक किसान बिक्री समूह हरियाणा का गठन किया है, अभी इसी सीज़न में किया है, जिसका मतलब कि वो मिलजुल के सामूहिक प्रक्रिया के तौर पे वो बिक्री की व्यवस्था करेंगे। एक प्रबंधन समिति उन्होंने चुनी है, वो प्रबंधन समिति ही रेट वगैरह तय करती है। इस सीज़न में लगभग 100 क्विंटल गेहूँ रोहतक और आसपास की जगह पे उन्होंने बेचा है। तो ये प्रक्रिया अब भी शुरू की है, अभी अनौपचारिक रूप से है, पंजीकरण वगैरह नहीं है, परंतु आशा है कि आने वाले दिनों में जैविक किसान बिक्री समूह हरियाणा किसानों की बिक्री की समस्या को एक सामूहिक स्तर पे करेगा, ताकि किसान अपने स्तर पे अपना ज़्यादा समय खेत में दे पाएँ। फ़िलहाल ज़्यादा केंद्र इसका रोहतक में है, हालांकि 36 किसानों ने अलग अलग ज़िलों के, जींद के, पानीपत के, हिसार के, दादरी के, भिवानी के, रोहतक के, झज्जर के, सोनीपत के किसान इसके सदस्य बने हैं। और देखिए आगे कैसे ये बढ़ता है। फ़िलहाल रोहतक में शनिवार को शाम को 6 से 8, हर शनिवार को 6 से 8 सेक्टर 14 रोहतक में वीटा बूथ के पास अभियान एक जैविक किसान बिक्री समूह की तरफ से बिक्री की जाती है। हर शनिवार को शाम को 6 से 8। हाँ, तो एक ये नया प्रयोग है कोऑपरेटिव तरीके से बिक्री का, फिलहाल ये है। तो एक हाँ, मेरे दिमाग में ये सवाल था कि जो किसान अपनी ज़मीन है उनको बाहर से कोई ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो उस पर कर्ज नहीं होगा, लेकिन जो ठेके पे या पैसे देकर जो खेती करते हैं उनके लिए क्या विकल्प? देखिए, उनके लिए भी विकल्प यही है। ठेके पे कुछ किसान हैं हमारे जो जैविक खेती कर रहे हैं, ठेके पे ज़मीन लेके भी कर रहे हैं, पर ठेके वाली ज़मीन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हर साल ठेका अलग अलग होता है, वो जैविक नहीं कर सकता। हाँ। पर अगर आपके भाईचारे में आप भाइयों की ज़मीन बोते हैं, रिश्तेदारों की ज़मीन बोते हैं, और लगभग ये है कि हर साल बदली नहीं जाएगी, तो आप उस पे भी ठेके की ज़मीन पे भी जैविक खेती कर सकते हैं, बशर्ते कि वो हर साल बदली ना जाए। क्योंकि अगर हर साल ज़मीन बदली जाती है तो फिर जैविक खेती उस ज़मीन पे करना संभव नहीं है। एक जैसे केमिकल वाली ज़मीन पर अगले ही साल अगर हम जैविक खेती करते हैं तो क्या पिछले साल के केमिकल कुछ उस पर असर डालते हैं? हाँ जी, सरकारी तौर पे 3 साल बाद ज़मीन को पूरी तरीके से रसायन मुक्त माना जाता है। ऑफिशियल तरीका ये है कि लास्ट जिस दिन आपने ज़मीन में केमिकल डाला उसके 3 साल बाद जो फसल बिक्री में आएगी उसी को पूरी तरीके से जैविक माना जाएगा। परंतु दूसरी तरफ से ये बात भी है, आपने जिस दिन सिगरेट शराब पीनी बंद कर दी, सुधार तो उसी दिन से शुरू हो जाता है। पूर्ण शुद्धता ये 3 साल सरकारी तौर पे मानी जाती है, हम भी वो मान सकते हैं, परंतु सुधार तो उसी दिन से हो जाता है। और इसीलिए हम किसान को ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो स्थिति है वो वास्तविकता कहे कि 1 साल से ये ज़मीन जैविक है, 2 साल से जैविक है या 3 साल से जैविक है। परंतु कई लोग ये समझते हैं कि इतना समय पैदावार सुधरने में लगता है। पैदावार सुधरने में इतना समय नहीं लगता। अगर आप पूरे तरीके अपनाओगे तो पहले साल ही आप बराबर की पैदावार ले सकते हो। और वो तरीके जो हमने बताए, हालांकि वो पूर्ण तरह शुद्ध नहीं होगी क्योंकि ज़मीन पूर्ण तरह शुद्ध नहीं है, परंतु पैदावार आपकी पहली बारी में ही बराबर आ सकती है, बशर्ते कि सीखने में समय लगता है। ज़मीन को, किसान को सीखने में समय लगता है, सारी व्यवस्था करने में समय लगता है, ज़मीन को उतना समय नहीं लगता। चलो, ये तो एक जानकारी होगी जी। अगर हमारे दर्शक कोई चाहे कि आपका वक्तव्य उनके गांव में या उनके शहर में करवाना चाहे तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? पहली बात तो हमने एक ये पर्चा है, ये सार्वजनिक तौर पे उपलब्ध है। मोटी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सब इसमें हैं, और इसमें पीछे कुछ किसानों के, हर ज़िले से 1-1, 2-2 किसानों के नंबर भी दिए हुए हैं। ये एक किताब है जो कुदरती खेती के किसानों ने हरियाणा के अनुभव पर तैयार की है। इसका जो पहला संस्करण था वो 2010 में निकला था।
अब ये तीसरा संस्करण है, ये बिल्कुल हरियाणा, इसमें दिया हुआ हर तरीका हरियाणा में किसी न किसी किसान ने प्रयोग किया है। बुनियादी जानकारी इन किताबों से मिल जाएगी। ये किताब और ये पर्चा गूगल पे सर्च करने पे भी मिल जाएगा, और हमसे फ़ोन पे संपर्क करने से भी ये PDF वगैरह तो मिल जाएंगे। आप ये नेट पे ये डाल दीजिएगा। हाँ। जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, कहीं पे भी कम से कम 15, 20, 25 लोग रुचि लेके प्रशिक्षण लेने वाले हों। एक दिन का प्रशिक्षण बुनियादी तौर पे चाहिए, 4-5 घंटे लगेंगे उस चीज़ में, तो वो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, निःशुल्क करते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं है। ये कुदरती खेती अभियान सारे का सारा चंदे पे ही चल रहा है, कोई उसकी फ़ीस नहीं है, चंदे पे चलता है। तो कोई भी किसान ये जानना सीखना चाहता है, पहले तो एक किताब या पर्चा पढ़े, हमसे संपर्क करें। PDF तो मुफ्त में मिल जाएगा, किताब की कीमत भी मात्र 20 रुपये है, और ट्रेनिंग भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी से काफ़ी जानकारियाँ ली कि जैविक खेती किस तरीके से की जाए, और जैविक खेती करने से पर्यावरण तो अच्छा हमारा जीने लायक बनेगा ही, लेकिन जो फसल होगी, जो हम खाते हैं, उसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो भी भरपूर मात्रा में होंगे। क्योंकि आज जिस तरह से केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, फसलों में, सब्जियों में पौष्टिक तत्व बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। और आप जैविक फसलें लेना चाहते हैं तो खासकर रोहतक में हर शनिवार 6 बजे से 8 बजे तक सेक्टर 14 में जो MDU के सामने है, वहाँ पर वीटा बूथ के पास आप वहाँ पर डायरेक्ट किसानों से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से फसलें ले सकते हैं। तो शुक्रिया जी आपका हमारे स्टूडियो में आने का। और आप सब भी अगर कोई डॉक्टर साहब से कोई वक्तव्य करवाना चाहता है तो स्क्रीन पर नंबर हैं, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और जहाँ पर भी 15-20 किसान इकट्ठे होकर रुचि दिखाएंगे कि हम जैविक खेती करना चाहते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो एक दिन का वक्तव्य जो 5 से 6 घंटे का होगा, डॉक्टर साहब हमेशा उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।